हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोस्टेड क्लासेस। आज की वीडियो NIOS के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी 5 ऐसी यूजफुल ट्रिक जिनको फॉलो करके आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे उनको पता नहीं रहता क्या ऐसी सिचुएशन में करना होता है, जबकि वो परेशान हो जाते हैं एग्जाम पेपर देख के, तो वो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। इतनी हेल्पफुल वीडियो आपको अभी तक NIOS के बच्चों के लिए किसी ने नहीं बनाई होगी, बट हाँ, अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ, मैं इस पेपर के थ्रू भी आपको बताऊंगी कैसे आप इन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली ट्रिक है स्टडी मीडियम को लेकर, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आता है। अब ऐसे में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो बच्चे कई बार होता है कि वो बुक्स वगैरह इंग्लिश मीडियम में ले लेते हैं, प्रिपरेशन भी इंग्लिश मीडियम में करते हैं, पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर उनके सामने आता है उनको ये लगता है कि उसका जो आंसर है, जो क्वेश्चन उन्होंने देखा है, तो उसका आंसर वो हिंदी में बहुत अच्छा दे सकते हैं, इंग्लिश में उन्हें इंग्लिश बनानी नहीं आ रही। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और वो बच्चे परेशान हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में मिलेगा। आप पढ़ के क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसका जो आंसर है उसको आप हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, जो भी आपके स्टेट की लैंग्वेज है उस स्टेट की लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हो। ये साफ साफ आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहता है, आप चाहे तो उसको रीड भी कर सकते हैं। बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती। आई होप कि इससे आपकी हेल्प होगी, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आपने अगर अपना क्वेश्चन इंग्लिश में स्टार्ट करा है तो आपको पूरे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इंग्लिश में देने हैं। तो ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिया, एक हिंदी में कर दिया, एक बंगाली लैंग्वेज में कर दिया, ऐसा नहीं करना। जो भी लैंग्वेज आप चुन रहे हैं उस लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करना है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है, मान लेते हैं आपका क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का है और इसमें 30 क्वेश्चन आ रखे हैं। अब काफ़ी क्वेश्चन आपको देख के क्या लगेगा कि सबसे पहले तो बिल्कुल भी एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी है। केयरफुली, ध्यान से आपको इस क्वेश्चन पेपर को रीड करना है कि आपने क्या पढ़ा और इस पेपर में क्या आया हुआ है। ठीक है, कई बार वर्ड्स थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं लेकिन मीनिंग सेम रहता है। ठीक है, ये आपको रीड करना है, लिखना है कि आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन 100% आता है, उस क्वेश्चन पर टिक लगा लीजिए। जो क्वेश्चन आपको 50% आता है, यानी कि 50-50% है कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा क्वेश्चन इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे आप स्टार बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन रह जाते हैं, यानी कि उनको आप लगता है कि अब मैं बना लूँगा, सिर्फ खाली अपने आप से ही लर्न करके नहीं आए लेकिन बना सकते हैं, उन क्वेश्चन को कुछ मत उन पर टिक करिए, उनको रख दीजिए साइड में। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आंसर शीट पर सबसे पहले, एक तो ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। आंसर शीट पे अच्छे से साफ साफ राइटिंग में आपको जो 100% आपको है कि 100% मुझे इन क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है, उनसे शुरुआत करनी है। उन क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है। देन उसके बाद में आपको उन क्वेश्चन को लिखना है जो 50% है कि हाँ 50% करेक्ट है, 50% हो सकता है गलती हो, उन क्वेश्चन को करना है। देन उसके बाद में लास्ट के जिनको कि आप बनाओगे उन क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है, ताकि टीचर की नज़रों में ये इंप्रेशन जाए आपका कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई करी है और बहुत अच्छी तरीके से उसने अपने क्वेश्चंस को लिखा है। आपका क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, अगर आपको 29 नंबर का जो क्वेश्चन है या 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पहले आ रहा है, तो आप वहाँ पर लिखो आंसर नंबर 29 और उसके बाद में अपना आंसर स्टार्ट कर दो। ठीक है, थर्ड ट्रिक के बारे में वो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जस्ट एग्जांपल आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर 10th क्लास का साइंस या फिर आपका हो जाता है कोई और अदर सब्जेक्ट जिसमें कि आपको पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए, लाइक इकोनॉमिक्स होता है उसमें ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बनाना आ रहा, अपना हिंदी में उसका आंसर बना पा रहे हैं ना इंग्लिश में, लेकिन लाइक मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं उनको पता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अब आप उसको वैसे एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर उसका ग्राफ बना के दिखा दीजिए। तो अगर आपको ग्राफ बनाना आ रहा है या आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी आ रही है उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, तो आप उस पिक्चर को ड्रॉ कर दीजिए, उस ग्राफ को बना दीजिए। ठीक है, लेकिन पेपर को खाली नहीं छोड़ना उस टाइम पे। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है कि कोई ना कोई फिगर, देखिए जो फिगर वाले हैं जिसमें कि आपकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी होती हैं या डायग्राम बनाने होते हैं, उन डायग्राम्स की आप प्रिपरेशन जरूर करके जाएं। मान लीजिए आपको बड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उस डायग्राम को जो आपको बनाने के लिए आता है, हो सकता है हार्ट का आपको बनाने के लिए दे दिया जाए, तो उसके बारे में, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उनके बारे में पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो उन सबको आप याद करके जाइएगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा है, आप उसका डायग्राम बना दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक के बारे में, और ये ट्रिक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी।
कि अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो आपसे प्राइम मिनिस्टर की पावर पूछ ली जाएंगी या फिर प्रेसिडेंट की पावर पूछ ली जाती है या गवर्नर की पावर पूछ ली जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे रिपीट होता ही होता है एंड 4 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन आता है। आपको जो उसका आंसर देना होता है तो उसमें कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि आंसर को पैराग्राफ टाइप में लिख देते हैं, मतलब एक पैराग्राफ टाइप का लिख दिया, पूरा पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत लेंथी क्वेश्चन बना देते हैं। बच्चे क्या करते हैं उसको देखिए, जो बच्चे क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को रट लिया, उन्होंने याद कर लिया और लिख के भी एकदम मतलब बहुत ज़्यादा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जो ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इतना सब कुछ ना लिखते हुए वो 4 पॉइंट्स लिख देते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट पावर ये है, सेकंड पावर ये है, थर्ड पावर ये है, तो वो उनके बारे में लिख देते हैं। एंड आपको बता दूं कि आप अगर 4 पावर भी लिख कर आ जाएंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। आप अगर एक्स्ट्रा लिख के भी आएंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको याद रखना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपको 4 पॉइंट्स में लिख कर आना है। अगर आपसे बोला जाए कि इनको एक्सप्लेन करिए, कोई टॉपिक से कोई पॉइंट्स उनको एक्सप्लेन करिए, तब आपको उस केस में वहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में बता देना है। लेकिन जब आंसर लिखोगे, जब 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे तो उन 4 पॉइंट्स को आपको ब्लैक हेडिंग में लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद में उनको एक्सप्लेन करना है। तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर भी आपसे इंप्रेस होगा, उसको लगेगा कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है, उसको काफ़ी नॉलेज है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी 5th यानी कि एक लास्ट ट्रिक के बारे में, और वो ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हर साल आपसे MCQ पूछे जाते हैं। 2012-13 से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपसे 10 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं MCQ के, ठीक है। तो इन MCQ क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहली बात तो आप इनको अच्छे से बुक्स को पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको इनका आंसर आता है तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं उस केस में कि जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा लगाना है, तो आपको क्या मिलता है कि एक क्वेश्चन दिया होगा और उसको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में से जो फर्स्ट नंबर का होता है यानी कि A और D, उनको तो आपको कट कर देना है, क्योंकि उनमें से आपके 10% चांसेस रहते हैं कि आंसर आपका करेक्ट हो, अदरवाइज कोई चांस नहीं रहता उनका कि आपका उसमें से आंसर वो देता है एग्जामिनर कभी भी पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा और लास्ट वाला भी नहीं देगा, ठीक है। तो आपके पास बच जाते हैं B और C, ठीक है, 2 ऑप्शन। आपको इनमें ध्यान से सोचना है कि कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको केयरफुली देखना है B आंसर लिखूँ या C आंसर लिखूँ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर आपसे दूसरी तरीके से MCQ पूछ लिया जाता है, यानी कि A ऑप्शन दिया हुआ है, B ऑप्शन दिया हुआ है और C में आपसे बोल रखा है कि A एंड B बोथ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर करेक्ट होता है 90% वो होता है आपका C वाला, यानी कि जिसमें लिखा होता है A एंड B बोथ, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट होता है। MCQ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको 3 ऑप्शन दे रखे हों आंसर के, ठीक है, 3 आंसर दिए हों वहाँ पर, एंड आपको लास्ट में दे रखा हो नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से जो 3 आपको दिए हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले आप उस नन ऑफ द एबव को कट करना, क्योंकि वो कभी भी आपको बस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है, वो कभी भी आपका आंसर नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप जो है अपने MCQ को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैंने कुछ वीडियो बनाई है, अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए मेरी जो वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 100% अगर आपने हिंदी इंग्लिश की 10th क्लास के स्टूडेंट है, 12th क्लास के, दोनों ही बच्चे उस वीडियो को देख सकते हैं। 100% अगर आपने उतना कर लिया तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो उन वीडियो को जरूर देखें, वहाँ पर मैंने सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी बताया है और साथ ही साथ आपको समझाया है कैसे कैसे आपको आंसर्स करने होते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि आप मुझे सपोर्ट कर पाएँ और मैं इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।